तो इनर स्फेयर मैकेनिज्म में क्या होगा कि यहाँ पर चेंज होता है इन द इनर स्फेयर्स ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we are going to talk about inner sphere mechanism. So let's get started. यानी कि जो आपने आउटर स्फेयर मैकेनिज्म देखा था, उस आउटर स्फेयर मैकेनिज्म अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक एंड आई होप आपको वो समझ आएगा. तो आउटर स्फेयर मैकेनिज्म में क्या था कि जो इनर स्फेयर था ऑक्सीडेंट या फिर रिडक्टेंट का, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता था. इनर स्फेयर मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो इनर स्फेयर होगा वो उसमें चेंज आएगा. कैसे आएगा चेंज, ये हम आगे देखेंगे. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बाया अ ब्रिजिंग लीगेंड. यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनर स्फेयर मैकेनिज्म में एक ब्रिजिंग लीगेंड भी पार्टिसिपेट करता है, जबकि आउटर स्फेयर मैकेनिज्म में ब्रिजिंग लीगेंड नहीं था. ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पर क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस नीड्स टू बी लेबाइल टू अलाउ द ब्रिज टू फॉर्म. अब अगर हमें ब्रिज बनवाना है, अगर हमें ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना है, तो एक जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा यानी कि जो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट है, उनमें से कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जो कि लेबाइल हो, ताकि वो इजीली ब्रेक हो सके और वो ब्रिजिंग फॉर्म में आ सके. तभी ये इनर स्फेयर मैकेनिज्म होगा. आउटर स्फेयर मैकेनिज्म में क्या था कि दोनों ही कंपाउंड से कॉम्प्लेक्सेस हमारे इनर्ट होते थे, लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स हमारा लेबाइल होना ज़रूरी है, तभी जो ब्रिज है वो फॉर्म होगा. तो देखो, ये है हमारा क्या है कि द रिडक्शन ऑफ CONH3 होल 6 3+ विद Cr2H2O होल 6 अंडर एसिडिक कंडीशंस टेक्स प्लेस वेरी स्लोली बाय एन आउटर स्फेयर मैकेनिज्म. तो अगर आप इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हो, तो ये जो हमारी रिएक्शन है अंडर एसिडिक कंडीशंस, ये आउटर स्फेयर मैकेनिज्म से हो रही है. ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ देखोगे कि अगर आपने यहाँ पर NH3 6 है, तो आपने एक NH3 को हटा के अगर यहाँ पर Cl से रिप्लेस कर दिया उस NH3 को, तो ये वाली जो रिएक्शन होगी ये इनर स्फेयर से होगी, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोरीन एज अ ब्रिजिंग लीगेंड काम करेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाएगा, जिसकी वजह से ये जो मैकेनिज्म होगा इसका वो इनर स्फेयर मैकेनिज्म होगा. तो देखो, इफ द एमाइन लीगेंड इन द कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इज रिप्लेस्ड बाय एन क्लोरीन लीगेंड, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एंड डिफरेंट मैकेनिज्म इज बीइंग फॉलोड बाय द रिएक्शन. सिर्फ एक लीगेंड के चेंज करने से यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पर टाउबे जो थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था. तो उन्होंने ये बताया हमें कि ये जो रिएक्शन होगी इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के बीच में, ये इनर स्फेयर मैकेनिज्म के थ्रू होगी. ठीक है, अब ये कैसे होगी वो हम देखेंगे. यहाँ पर जो Cl नेगेटिव लीगेंड होगा वो एज अ ब्रिजिंग लीगेंड काम करेगा. CO जो अभी ये कोबाल्ट वाले कंपाउंड के साथ अटैच है, ये कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स से अटैच है ना, तो इसके साथ साथ अटैच भी रहेगा ये, और ये जो क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स है इसके साथ आके ये ब्रिजिंग लीगेंड की तरह भी काम करेगा. तो वो जो इंटरमीडिएट होगा वो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. अब देखो, यहाँ पर 5 हो गए हमारे NH3 लीगेंड्स और एक ये वाला क्लोरीन हो गया. ठीक है, ये क्लोरीन अब इस कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स से भी अटैच है और यहाँ पर वो क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स से भी अटैच होगा. सो ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा हमारा इनर स्फेयर मैकेनिज्म में. यहाँ पर ये देखो, क्लोरीन जो है ये एज अ ब्रिजिंग लिगेंड काम कर रहा है, इस क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स से भी अटैच है और इस कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स से भी ये अटैच है. तो ये हो गया हमारा इनर स्फेयर मैकेनिज्म के थ्रू कैसे ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा. ये H. टॉबे ने बताया था. मैकेनिज्म देखते हैं इनर स्फेयर जो रिएक्शन होगी उसका मैकेनिज्म कैसे होगा. आउटर स्फेयर मैकेनिज्म में भी फर्स्ट स्टेप यही था कि प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होगा, यहाँ पर भी प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. तो देखो, जैसे हमने वहाँ पर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पढ़ा था, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होगी. ऑक्सीडेंट है, इसके साथ ये हमने एक लीगेंड अटैच कर रखा है. तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीडेंट, O से हम ऑक्सीडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और R से रिडक्टेंट को. ठीक है, तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, देखो रिडक्टेंट से H2O अटैच है और ऑक्सीडेंट से एक X लीगेंड अटैच है. ये जो X लीगेंड है ये हमारा ब्रिजिंग लीगेंड की तरह काम करेगा. तो क्या हुआ, ये दोनों पास आए और X जो है ये इस रिडक्टेंट के पास आ रहा है. अभी ये बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, पार्शियली फॉर्म हुआ है. ठीक है, और यहाँ से ये H2O रिलीज हो गया. तो ये हो गया हमारा प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी होगा और फिर हमारा सक्सेसर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. तो क्या होता है सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में कि चार्जेस आ जाएंगे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के. ये था, अब ये पास आ रहे हैं. तो जो रिडक्टेंट है, रिडक्टेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ये दूसरे को रिड्यूस करेगा. तो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा, R के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो जो हमारा सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें होगा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है,
अभी भी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए हैं कम्प्लीटली, यहाँ से पार्शियली ब्रेक हो गया और आर के साथ एक्स ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ब्रिज स्पीशीज़ है, अभी ये ब्रिज स्पीशीज़ की तरह ही तो काम कर रहा है ना एक्स, अभी ये ब्रिजिंग लिगेंड की ही तरह काम कर रहा है, तो इसका डिसोसिएशन हो जाएगा और फिर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब देखो क्या हुआ कि ये जो लिगेंड था ब्रिजिंग लिगेंड, ये रिडक्टेंट के साथ चला गया और वाटर आ गया ऑक्सीडेंट के साथ। सो ये हो गया हमारे सेपरेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ आएगा। सबसे पहले प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, फिर एक्टिवेशन होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तभी तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया ना, और रिडक्टेंट के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन रिडक्टेंट ने ऑक्सीडेंट को दे दिया। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब ये ब्रिजिंग लिगेंड हमारा यहाँ पर होगा। अगर ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे सेपरेटेड प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। और लिगेंड का भी यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि रिडक्टेंट के साथ आ गया हमारा ब्रिजिंग लिगेंड और ऑक्सीडेंट के साथ आ गया वाटर। ठीक है, सो ये था इसका मैकेनिज्म। अब जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम इस प्लॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जी हो गया हमारा फ्री एनर्जी, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ कैसे कैसे चेंज होगा सब कुछ। यहाँ पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया और प्रोडक्ट को मैं पी से रिप्रेजेंट करती हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि कैसे एनर्जी चेंज हो रहा है इन अलॉन्ग विद द रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले लिगेंड डिसोसिएशन हुआ। जो अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि रिडक्टेंट माइनस लिगेंड, लिगेंड यहाँ पर जो हमारा वाटर था उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर वाटर रिमूव हुआ था फर्स्ट स्टेप में। फिर हमारा बना था प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ और ब्रिज कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हुआ था यहाँ पर, तभी जाके प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई थी। फिर जब प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। उसके बाद जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स था उसका ब्रेक डाउन होगा, सीशन मतलब यानी कि ब्रेक हो रहा है वो, और हमारा ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था। ठीक है, सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में क्या था कि चार्जेस आ गए थे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के ऊपर, लेकिन अभी भी कंप्लीटली जो ब्रिजिंग लिगेंड था वो ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पर फिर प्रोडक्ट जो होगा उसमें फिर से लिगेंड रिडक्टेंट की तरफ चला जाएगा, जो हमारा ब्रिजिंग लिगेंड था वो, और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये बता रहा है हमारा ये एनर्जी चेंज ग्राफ। ठीक है, आई होप ये भी समझ आया होगा आपको। अब देखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द इनर स्फीयर मैकेनिज्म। सबसे पहले तो प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, तो कैसा प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बने कि जो इनर स्फीयर मैकेनिज्म है उसका रेट हाई हो या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजीली हो जाए। तो देखो यहाँ पर हमारा मेन चीज़ क्या है कि ब्रिजिंग लिगेंड फॉर्म है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, या इंटरमीडिएट जो है वो ब्रिज बना रहा है, कुछ भी समझ लो। तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो एक कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल होना चाहिए। हमने कंडीशन में यही पढ़ा था सबसे पहले कि जो लिगेंड है वो एक लेबाइल होना चाहिए, सॉरी जो एक कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल होना चाहिए। तो जो D3 मेटल आयन है वो रिलेटिवली इनर्ट होते हैं टू सब्सटीट्यूशन, वाइल हाई स्पिन D4 एंड D5 कॉम्प्लेक्सेस आर लेबाइल। तो अगर आप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ले रहे हो जिसमें D4 हाई स्पिन या D5 हाई स्पिन का मेटल आयन है, तो वो ज़्यादा लेबाइल होगा इन कंपैरिजन टू अ D3 मेटल आयन। ठीक है, कैसे, अब ये तो आपको पता ही होगा। ये आपको पता होगा कि जब d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं तो ये T2G और EG लेवल्स में स्प्लिट होते हैं ना, तो जो D3 आयन होगा देखो वो ऐसे होगा, इनका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे T2G में, तो ये आपको हाफ फिल्ड स्टेबल दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हमने ये बोला है कि जो D3 मेटल आयन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू D4 और D5 हाई स्पिन। ये भी ध्यान रखना कि हाई स्पिन बोला है, ना कि लो स्पिन। अब अगर हम यहाँ पर D4 का एग्जाम्पल लें, ये D3 का है और ये D4 हाई स्पिन। हाई स्पिन यानी कि जो पेयरिंग पहले नहीं होगी यहाँ पर T2G में, पहले EG में भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर जाके T2G में पेयरिंग स्टार्ट होगी, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, आई होप अगर आपको ये पता होगा। देखो D4 हाई स्पिन के हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो एक यहाँ पर आएगा, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ EG में जाएगा। तो यहाँ पर ये कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है इतनी खास, तो ये यानी कि इसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल है ना, लेस स्टेबल है, तो यानी कि लेबाइल हो जाएगा। लेबाइल यानी कि जो इजीली ब्रेक हो सके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू यहाँ से, क्योंकि ये हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी दिखा रहा है जबकि ये कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है। और अगर आप D5 हाई स्पिन लोगे तो उसमें क्या होगा, अब देखो क्या होता है कि D5 जो हाई स्पिन है, क्योंकि यहाँ पर EG में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर सके इन T2G ऑर्बिटल्स। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो CFSE है वो जनरली कम होती है D5 हाई स्पिन के केस में, CFSE लो होगी, इसलिए ये लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू D3। ठीक है, तो ये हो गए दोनों कि अगर आपको प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है तो अच्छा ये रहेगा, अगर आप इनर स्फीयर मैकेनिज्म फॉलो करवाना चाहते हो, कि हाई स्पिन D4 और D5 कॉम्प्लेक्सेस आप लो ताकि वो लेबाइल ज़्यादा होंगे। तो इन एन इनर स्फीयर मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर
reaction, the very first step is formation of precursor complex, wherein a labile ligand from the reductant is replaced and bridged complex is formed. Thus the rate at which the ligand given out controls the relative rate of electron transfer. तो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप यही है कि प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, और वो कब फॉर्म होगा, जब लीगेंड हमारा ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. तो इसलिए हमें एक कॉम्प्लेक्स चाहिए कि वो लिबाइल कॉम्प्लेक्स हो, इसीलिए हमने ये बोला है कि D4 D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो इट विल बी ईजियर, और हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा वो ज़्यादा ईजी होगा. ठीक है. सेकेंड फैक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट. देखो अब कहीं भी मतलब ये रेट एनहेंसमेंट है वो किससे रिलेटेड होता है, जो सिमेट्रीज हैं हमारी ऑर्बिटल्स की उससे रिलेटेड. अगर सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजी होगा, वहीं अगर अपोजिट सिमेट्रीज हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इतना इजी नहीं हो पाता है. ठीक है. तो इस यहीं पे यही बोला है कि द रेट एनहेंसमेंट इज रिलेटेड टू सिमेट्रीज ऑफ रिडक्टेंट ऑर्बिटल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज गिवन आउट. रिडक्टेंट ऑर्बिटल यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उस ऑर्बिटल का सिमेट्री और ऑक्सीडेंट वाले ऑर्बिटल की सिमेट्री हमारी मैटर करती है, ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजी हो या रेट एनहेंसमेंट हो, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है. तो देखो ये टेबल ये शो कर रही है हमें कि अगर हमारा होमो जैसे कि आपको पता होगा कि हाईएस्ट ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो अगर सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार में ट्रांसफर हो रहा है, ये होगा अगर हमने Cr+2 या Cr+3 एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर इनकी रिएक्शन करवाएं हम, तो जो एक्सेलरेशन होगा ऑन गोइंग फ्रॉम आउटर स्फेयर टू इनर स्फेयर मैकेनिज्म, यानी कि आउटर स्फेयर को ये कम प्रेफर करेगा देन इनर स्फेयर मैकेनिज्म. तो जब तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो जो रेट है वो बहुत हाई है, 10⁻10 है. लेकिन वहीं अगर सिग्मा स्टार से पाई स्टार जा रहा है, यहाँ पर अब हमारा ल्यूमो में चेंज आ गया कि पाई स्टार हो गया. ये वाला जो एग्जाम्पल है इन रिएक्शन में होगा ऐसा. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 10⁻10 था, यहाँ पर 10⁻2 हो गया. कितना ज़्यादा डिक्रीज हुआ इन एक्सेलरेशन फ्रॉम आउटर टू इनर स्फेयर मैकेनिज्म. तो यहाँ पर क्या होगा कि उतना ज़्यादा इनर स्फेयर मैकेनिज्म को नहीं ये प्रेफर कर रहा है, लेकिन फिर भी करेगा प्रेफर. तो फिर अगर हमारा होमो पाई स्टार हो गया और ल्यूमो सिग्मा स्टार हो गया, तो ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफर कर रहा है इनर स्फेयर मैकेनिज्म को. अगर दोनों ही पाई स्टार हैं तो फिर वो रिएक्शन आउटर स्फेयर मैकेनिज्म के थ्रू ही होगी. ये इस रिएक्शन से हम पता कर सकते हैं. अब इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे होगा. देखो आपको पता है कि सिग्मा स्टार हम Eg वाले ऑर्बिटल्स को बोलते हैं और पाई या पाई स्टार हम T2G वाले ऑर्बिटल्स को बोलते हैं. तो ये सारे वैसे ही हैं. अब देखो यहाँ पर हमने ये वाला तो क्रोमियम+2 वाला कॉम्प्लेक्स लिया, यहाँ पर कोबाल्ट+3. ठीक है. अब आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. देखो तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि ये है हमारा होमो और ल्यूमो ये है, यानी कि दोनों ही सिग्मा स्टार है ना. तो यहाँ से अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाना है तो ये बहुत ज़्यादा इजी होगा. जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा यहाँ पे ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाला, इसमें यही तो हो रहा है ना, क्रोमियम+2 और सॉरी यहाँ पर कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट+3. ठीक है. तो क्रोमियम+2 और कोबाल्ट+3 के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार जा रहा है, तो जो और रीऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होगा इन आउटर स्फेयर मैकेनिज्म. ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप आउटर स्फेयर मैकेनिज्म की वीडियो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. तो उसमें हमने बात की थी कि अगर Eg से Eg हो रहा है तो लार्ज बॉन्ड रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा चेंज होगी, तो वो आउटर स्फेयर मैकेनिज्म के लिए फेवरेबल नहीं है ये चीज़. तो इसलिए ये बहुत ही ईजिली इनर स्फेयर मैकेनिज्म को फॉलो करेगा. ठीक है. अगर हम क्रोमियम+2 और कोबाल्ट+3 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो सिग्मा से सिग्मा स्टार होगा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और यहाँ पर इनर स्फेयर मैकेनिज्म विल बी फॉलोड. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें क्रोमियम+2 और रुथेनियम+3, देखो क्रोमियम का आप यहीं से देख लो और ये रुथेनियम की बात कर रहे हैं हम. देखो रुथेनियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखो तो आप यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ठीक है. अब यहाँ पर ये तो सिग्मा स्टार हो गया हमारा होमो, और ल्यूमो क्या हो गया, यहाँ पर T2G के पास ही तो आएगा ना इलेक्ट्रॉन, अभी एक स्पेस है यहाँ पे, तो ये हो गया पाई स्टार. तो सिग्मा स्टार टू पाई स्टार यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर जो रुथेनियम को रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी वो कम करनी पड़ेगी. किसके कंपैरिजन में? कोबाल्ट+3 के कंपैरिजन में. तो इसलिए हमने इसका अगर आप रेट देखोगे तो 10⁻2 था, और अगर इन दोनों का देखोगे तो 10⁻10 था. तो इसलिए था वो क्योंकि यहाँ पर 10⁻2 है, तो यानी कि यहाँ पर ये आउटर स्फेयर मैकेनिज्म के भी कुछ चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ की रीऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पर है ज़रूरत. ठीक है. तो इसलिए इसका रेट इसके कंपैरिजन में कम है.
अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था वेनेडियम और कोबाल्ट+3 का। अब हमने मान लिया कि ये है हमारा वेनेडियम+2 और कोबाल्ट+3। तो वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि अपना जो होमो है ये पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन भेजेगा अपने, है ना, और जाएगा कहाँ पे, सिग्मा स्टार में। ये सिग्मा स्टार है तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजने हैं। पर कोबाल्ट+3 को रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, इसलिए ये कुछ चांसेस हैं इसके कि इनर स्फीयर मैकेनिज्म फॉलो करे। इसके कंपैरिजन में ये इसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये इनर स्फीयर मैकेनिज्म फॉलो करे। और लास्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे वेनेडियम+2 और रुथेनियम+3, तो देखो वेनेडियम+2 में क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है और रुथेनियम+3 में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर तो पाई टू पाई स्टार ही हो रहा है, या फिर पाई स्टार से पाई स्टार मान लो आप। तो यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वेनेडियम+2 और रुथेनियम+3 में। तो यहाँ पर तो T2G में एक तो बॉन्ड जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता ही नहीं है ना। तो ये इजीली आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि अगर आप फिर से मैकेनिज्म आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की आप वीडियो देखो तो उसमें T2G टू T2G बहुत कम बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो ज़्यादा ईजी होगा और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म यहाँ पर ये फॉलो करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये टेबल समझ आई हो। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि सिमिट्रीज जो ऑर्बिटल्स में है वो काफ़ी इंपैक्ट डालती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रेट पे। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड। तो क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड का यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है, तो डुअल रोल प्ले करता है बेसिकली ये यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये थर्मोडायनामिक रोल प्ले करेगा और एक ये काइनेटिक रोल प्ले करेगा। तो थर्मोडायनामिक कैसे प्ले करेगा रोल, थर्मोडायनामिक यानी कि आप एनर्जी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड आप मान सकते हो इसको। तो जैसे मेटल आयंस जब पास आएंगे तो उनमें कोलम्बिक रिपल्शंस भी होंगे और भी सारे फ्री एनर्जी में चेंजेस आएंगे, तो वो उसकी वजह से तो ये थर्मोडायनामिक कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा। और जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का वो भी तो इसके थ्रू ही हो रहा है ना, ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू, तो ये वहाँ पर एक काइनेटिक कंट्रीब्यूशन भी अपना प्रोवाइड करेगा। तो जो थर्मोडायनामिक कंट्रीब्यूशन है दैट इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, एंड काइनेटिक टू फैक्टर्स सच एज ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, रीऑर्गेनाइजेशन एंड मैचिंग ऑफ डोनर एंड रिसेप्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ब्रिजिंग लिगेंड भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इनर स्फीयर मैकेनिज्म। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।